हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कामना करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे थे क्लास 12th की। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी थी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, और इसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर कर लिए थे और कुछ चैप्टर भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जल संसाधन। देखो यहाँ पर आप चैप्टर के नंबरिंग पे मत जाइएगा। चैप्टर की नंबरिंग पे इसलिए मत जाइएगा क्योंकि पुरानी बुक्स जो है ना उसमें 30% सिलेबस ज़्यादा है और नई बुक में 30% सिलेबस कम है, तो चैप्टर आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जल संसाधन। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर करेंगे अब हम जल संसाधन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो शुरू किया जाए मज़े ले लेके। चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है कि क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य के कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है। कुछ निश्चितता के साथ ये कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिक उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण जल के अभाव का साक्षी होगा, और जल के अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि जल संसाधन जो है ना, देखो जल एक संसाधन के तौर पे उपयोग होता है। जल के विभिन्न उपयोग हैं जो मानव करता है अपने जीवन यापन करने के लिए। अब देखो जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जनसंख्या का क्या प्रभाव होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। जो जल संसाधन है ना, जो प्रति व्यक्ति आज जितना उपलब्ध होता है वो कम होता चला जाएगा, इसलिए जल की उपलब्धता घटती जाएगी। एक तो पहले ही जल कम है, कम तो नहीं है लेकिन ऐसे कह सकते हैं इसका वितरण असमान है, तो आगे भी चलकर अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी दिक्कत अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अपने। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, और इसकी जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो जो जल की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबकी मांगों को एक साथ पूरा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, आगे कहता है कि जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर लगभग 71% धरातल पर जल पाया जाता है। यानी अगर पृथ्वी की बात करें ना तो लगभग 71% भाग पर जो धरती पर जो है वो जल मिलता है, और 20 बाकी रेस्ट जो कितना बच गया 29% जो भाग पर थल मिलता है, थल यानी स्थल मिलता है। ठीक है, और 71% भाग पर क्या मिलता है, जल मिलता है। ठीक है, अब देखो जो ये 71% भाग पर जल मिल रहा है ना, इसमें से जो अलवणीय जल है, एक होता है लवणीय जल, एक होता है अलवणीय जल। लवणीय जल जिसमें नमक पाया जाता है वो होता है लवणीय जल, और जिसमें नमक वगैरह नहीं होता, जो पीने योग्य जल होता है उसे बोलते हैं अलवणीय जल। अब पृथ्वी के 71% भाग पर कौन सा जल था, अलवणीय जल था। अलवणीय नहीं था, सॉरी, पृथ्वी के 71% भाग पर जल था, और इस 71% भाग में सिर्फ 3% ऐसा है जो अलवणीय है, यानी जो हमारे लिए पीने योग्य है, और बाकी जो बच गया ना 97% वो सारा का सारा जल कौन सा है, पीने योग्य नहीं है, वो खारा जल है, या फिर उसको बोलते हैं हम लवणीय जल। ठीक है, देखो आगे कहता है कि वास्तव में अलवणीय जल का बहुत ही छोटा भाग मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब देखो पृथ्वी पर 71% भाग पर जल था, जिसमें से 97% जल लवणीय था, जो 3% जल ही ऐसा है जिसे हम पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इससे दुर्लभ स्थान के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव, लड़ाई झगड़े, संप्रदाय, प्रदेश, राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। देखो जल की कमी के कारण विवाद तो संभव होंगे ही होंगे। क्यों? कोई भी संसाधन अगर कम है तो जनता कहेगी इसका मैं उपयोग करूँगी, दूसरा समुदाय कहेगा मैं उपयोग करूँगा। ऐसे क्या है, समुदायों के बीच में झगड़े बढ़ते हैं। जैसे कोई नदी है, नदी अगर 2 राज्यों से जाती है, ठीक है, तो दोनों राज्यों के मध्य विवाद बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नदी के पानी को उपयोग को लेकर, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ कृषि सबसे समृद्ध चाहता है। प्रत्येक राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको जल संसाधन मिले। इससे क्या होता है, 2 राज्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, 2 संप्रदायों के बीच में बढ़ जाता है, समुदायों के बीच में बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि अगर जल संसाधन कम हो जाता है, ठीक है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग, संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। जल का यानी मूल्यांकन होना चाहिए कि कैसा जल है, जल की गुणवत्ता कैसी है, उसका कार्यक्षम उपयोग होना चाहिए यानी उचित उपयोग होना चाहिए, दक्षतापूर्ण उपयोग होना चाहिए, और जल का संरक्षण होना चाहिए जिससे हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की जा सके। इसके आगे कहता है कि इस अध्याय में हम भारत के जल संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, इसके भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी जल संसाधन भारत में कैसे कैसे वितरित है इसके बारे में देखेंगे। आगे हम क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण प्रबंधन की विधियों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि इस पैराग्राफ में एक परफॉर्मा दे दिया गया कि इस चैप्टर में किस किस चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। अब रियल में चैप्टर अब अपना स्टार्ट होता है कि भारत में जल संसाधन क्या चीज़ है और कैसे कैसे भारत में जल संसाधन पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में जल संसाधन, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। देखो, भारत में जल संसाधन जो है ना, भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का 16% भाग पाया जाता है। देखो क्या कहता है कि भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का कितना है, 2.45%, यानी अगर अपने पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 100% माने ना तो 2.45 पर भारत का स्थल है, ठीक है। यानी भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.45 एक्वायर करता है, ठीक है। दूसरी बात, हम जल संसाधनों की बात करें, अगर पूरे विश्व के जल संसाधनों को हम 100% माने ना तो भारत में पूरे विश्व का 4% जल है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें, अगर पूरे विश्व की जनसंख्या हम 100% माने ना तो भारत में पूरी जनसंख्या का 16% है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि भारत स्थल का 2.4% रखता है, भारत जल का 4% रखता है, लेकिन जनसंख्या का 16% रखता है, जिससे सिद्ध होता है कि हमारी बहुत ही बड़ी जनसंख्या का जो है निर्भरता बहुत ही कम संसाधनों पे है। इसलिए भारत को अपने संसाधनों को, जिसमें जल संसाधन भी आ जाता है, का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे जल संसाधनों का दक्षतापूर्ण या कुशलतापूर्ण उपयोग करें, ठीक है। आगे कहता है कि देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। यानी भारत की में वर्षा की बात कर रहा है, एक साल में भारत में वर्षा कितनी होती है, लगभग 4000 घन किलोमीटर होती है, ठीक है। यानी इतनी वर्षा एक साल में भारत प्राप्त करता है, ठीक है। आगे कहता है कि धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होता है। कौन कौन सा है, एक धरातलीय जल यानी जो नदियों नालों में बहता है ना, वो धरातलीय जल हो गया। दूसरा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल यानी जो भूमिगत जल है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर भारत में जो उपलब्ध जल कितना होता है, 1869 घन किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है कि इसमें केवल 60% जल का ही लाभदायक उपयोग किया जा सकता है और शेष का उपयोग लाभदायक तरीके से नहीं होता। इस प्रकार देश का कुल उपयोगी जल संसाधन की बात करें तो केवल और केवल कितना रह जाता है, 1122 घन किलोमीटर। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आप ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग करते समय आपको अगर आप ये आंकड़े डालेंगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में जल संसाधनों का मोटा मोटा आपने देखा कि कहाँ कितना पाया जाता है। अब आगे हम करते हैं चैप्टर में, ठीक है। आगे ये बात कर रहा है धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन कौन से हैं? देखो, जो जल धरातल पर बहता है ना उसे धरातलीय जल संसाधन बोल देंगे। इसमें नदियाँ, नाले, नहरें, तालाब, झीलें, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कुछ कहता है ये। धरातलीय जल संसाधन के 4 मुख्य स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? पहला नदियाँ हैं, फिर झीलें हैं, फिर तलैया है, फिर तालाब है। देखो तलैया तालाब का ही छोटा रूप कहा जा सकता है, ठीक है। देखो देश में कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। देखो भारत में नदियों की संख्या की बात कर रहा है। वैसे तो भारत में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, लेकिन अगर अपने उन नदियों की बात करें जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है तो कितनी नदियाँ आती हैं? 10,360 नदियाँ हैं, ठीक है।
आगे देखो क्या कहता है कि भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया जाता है। यानी अगर सभी नदी बेसिनों की बात की जाए ना, नदी बेसिन क्या होता है, जिस क्षेत्र से नदी अपना जल ग्रहण करती है उसे नदी बेसिन बोलते हैं। हिंदी में नदी नदी द्रोणी बोल देंगे इसको। तो इसमें जो जल प्रवाह होता है, वार्षिक जल प्रवाह होता है, वो कितना होता है अनुमान के तौर पर 1869 घन किलोमीटर। ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जाता है। जो ये टोटल 1869 घन किलोमीटर जल हमें वार्षिक प्रवाह प्राप्त हो रहा था ना, इसमें से केवल 32% का ही हम उपयोग कर पाते हैं, यानी 690 घन किलोमीटर का शेष जो जल है वो समुद्रों में वापस चला जाता है। ठीक है, नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र से आकर अथवा नदी बेसिन अथवा इसके जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। देखो नदियों में जल कैसे आता है, या तो अपने जल ग्रहण क्षेत्र से नदियाँ लेके आएंगी जल, या फिर उस क्षेत्र में वर्षा होगी, उस पर निर्भर करता है कि नदियों का जल कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, आप कक्षा 11 की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम में संकेंद्रित है। देखो भारत की जलवायु मानसूनी है, मैंने आपको पहले बताया। मानसूनी जलवायु के कारण क्या होता है, वर्षा अनियमित होती है और जो धरातलीय जल संसाधन है वो भी अनियमित होता है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। ठीक है, आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखो हमारे 3 बड़े बड़े जल ग्रहण क्षेत्र नदियों के हैं। कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं हमारी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु होगी। ठीक है, इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक जो नदियां हैं उसमें वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ जल की अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें से कुल जो धरातलीय जल संसाधनों का 60% पाया जाता है। 3 नदियाँ जो मैंने बताई आपको, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियाँ हैं ना, ये भारत के 1/3 हिस्से पर पाई जाएंगी। और कुल जल संसाधनों की बात करें तो भारत का 60% जल संसाधन इन 3 नदियों में ही पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय नदियों की बात करें तो उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह अधिकतर भाग काम में लिया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में भी संभव नहीं हो सका है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत जो है ना, वहाँ पे नदियों में इतना ही जल होता है कि हम उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उत्तरी भारत में ऐसा नहीं है। उत्तरी भारत में नदियों में बहुत ज़्यादा जल होता है और हम बेसिकली उतना उपयोग नहीं कर पाते, वो ज़्यादातर जल का वापस समुद्र में चला जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि धरातलीय जल संसाधन क्या होता है। ठीक है, आई होप आपने धरातलीय जल संसाधन को अच्छे से समझा होगा। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार इस पैराग्राफ को वापस पढ़िएगा, इस वीडियो को पीछे करके वापस देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम करेंगे भौम जल संसाधन। देखो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भौम जल संसाधन क्या होते हैं। जो जल संसाधन भूमि के अंदर पाए जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं भौम जल संसाधन। ठीक है, देखो देश में कुल पुनः योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या हुआ, यानी जिसका रीयूज़ किया जा सकता है, जिसको दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे बोलते हैं पुनः पूर्ति योग्य। अगर हम एक बार भौम जल को निकाल लेते हैं ना, तो बारिश से वो भौम जल वापस भर जाता है, इसलिए भौम जल संसाधन क्या होता है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होता है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कि देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है, यानी जिसका वापस जो हम उसको उतना ही भर सकते हैं, कितना है, 432 घन किलोमीटर है। ठीक है, देखो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल का जो उपयोग है वो अपेक्षाकृत अधिक है। कौन कौन सा क्षेत्र की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिणी भारत। ठीक है, देखो ऐसे स्थान जहाँ वर्षा अच्छी खासी मात्रा में नहीं होती ना, तो हमें जल तो वहाँ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, धरती से जल निकाल लेते हैं, भौम जल संसाधनों का यूज़ कर लेते हैं। तो इन क्षेत्रों में भौम जल का यूज़ अत्यधिक होता है। फिर कहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत ही अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह अधिक होती है, फसलों को जल चाहिए होता है, तो यहाँ पर जो ये राज्य हैं यहाँ पे जल निकाला जाता है धरती के अंदर से। बाकी यहाँ निकालना भी थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि जल थोड़ा पास में होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, परंतु कुछ राज्य हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर निकालना ही बहुत हार्ड होता है, दूसरा यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा हो जाती है, तो इतनी ज़रूरत भी हमें
नहीं पड़ती। दूसरा, ये नदियों का इलाका है तो यहाँ पर नदियों से भी जल आ जाता है। फिर बात करता है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अपने भूमिजल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग करते हैं। इस यहाँ ये जो राज्य हैं ये ना तो ज़्यादा उपयोग करते हैं ना ही कम उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल की मांग आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। यानी अगर वर्तमान प्रवृत्ति रहती है ना तो जल की मांग इतनी बढ़ जाएगी, हम उसकी आपूर्ति ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल और विघटन का कारण बढ़ सकती है। ये तो बिल्कुल हम कॉमन सेंस वाली बात है, हम समझ सकते हैं कि जल का हमें उचित ही उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो विकास में बाधा आ सकती है, ठीक है। तो आपने भूमिजल संसाधन के बारे में समझ लिया होगा, धरातलीय जल संसाधन समझ लिया होगा। अब तीसरा आता है हमारा लैगून या पशजल, ठीक है। देखो, लैगून और पशजल क्या होते हैं, इसे बैक वाटर भी बोलते हैं। ये अमूमन क्या है, समुद्र के किनारे पर बनते हैं, ठीक है। जब समुद्र का पानी अंदर तट की तरफ आता है ना तो कई बार वो वापस नहीं जा पाता, पीछे एक बैरियर सा बन जाता है जिसके कारण एक झील का निर्माण होता है जिसे हम पशजल बोलते हैं या फिर लैगून बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, भारत में समुद्री तटरेखा विशाल है, हम जानते हैं। कुछ राज्यों की समुद्री जो तटरेखा है वो दंतुरित है। दंतुरित यानी ऊबड़ खाबड़ या खुरदरा आप समझ लो, ठीक है। जैसे दांत होते हैं ना तो दंतुरित है, ठीक है। तो भारत की समुद्री तटरेखा हमने देखा कि विशाल है और कुछ राज्यों की जो सीमा है वो दंतुरित है, ठीक है। इसी कारण बहुत सी लैगूनों का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत से जो लैगून हैं तटों पर बनते हैं और लैगून एक प्रकार की झील होती है जो समुद्र के पानी से बनती है। अब समुद्र के पानी से ये लैगून बनेगा तो हमें पता है कि लैगून का जल कैसा होता है, लवणीय होता है, ठीक है। अब देखो, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल में लैगून तथा झीलों के बड़े धरातलीय जल संसाधन है। ये जो तटीय राज्य है ना, कौन कौन से, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में लैगून पाए जाते हैं। उड़ीसा में आपने चिल्का लैगून के बारे में पढ़ा ही होगा, चिल्का भी तो एक लैगून ही है, ठीक है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों का जल खारा होता है, इसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्में, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है, ठीक है। ये कुछ फसलें जहाँ पर लवणीय जल से सिंचाई हो सकती है उसकी सिंचाई की जाती है, बाकी यहाँ इसका प्रयोग जो होता है वो मछली पालन में होता है, ठीक है। तो आइए, आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा, धरातलीय जल संसाधन कौन से होते हैं, भूमिजल संसाधन कौन से होते हैं और लास्ट में पशजल या लैगून कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको दोबारा से कुछ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं अपने चैप्टर, जल की मांग और उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, जल की मांग और जल का उपयोग। देखो, इसमें ये जल की मांग के बारे में बताएगा और उसका कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में ये थोड़ा बहुत बताएगा, ठीक है। इसमें देखो ये क्या कहते हैं कि पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हम जानते हैं कि भारत की लगभग 65 से 70% आबादी क्या है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। 2/3 भाग यानी कितना हो गया, लगभग 75% हो गया, ठीक है। इस किस पे निर्भर है, प्राथमिक गतिविधियाँ कृषि पर निर्भर है, ठीक है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को अति उच्च प्राथमिकता प्रदान दी गई थी। जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली थी ना, पहले 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कृषि को बहुत ही ज़्यादा महत्ता दी गई थी, क्योंकि भारत है ही कृषि प्रधान देश, तो भारत में कृषि ही अच्छी खासी होती थी, तो कृषि को बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान है इन पंचवर्षीय योजनाओं में दिया गया था। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जैसे कि भाखड़ा नागल हो गया, हीराकुंड हो गया, दामोदर घाटी हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई थी, ताकि जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी सिंचाई अच्छी खासी तरीके से हो सके, ठीक है। देखो, बहुउद्देशीय ये परियोजना है, यानी ये मल्टीपल इसके उद्देश्य थे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे। इससे एक तो कृषि को बढ़ावा मिलता और दूसरा काम जैसे बिजली बनाई जाती, वहाँ जिले बन जाती हैं, तो इसके मल्टीपल उपयोग थे जिसके लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई गई थी। एक न एक तरीके से कृषि को भी अच्छी खासी मदद करती थी, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। आगे कहता है कि वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। वर्तमान में क्या है कि जल की मांग बहुत ज़्यादा है भारत में, क्यों, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में सिंचाई की आवश्यक होती है, इसलिए जल का उपयोग बहुत ज़्यादा यहाँ होता है, ठीक है। आगे कहता है कि धरातलीय जल संसाधन और भूमि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है, क्यों,
क्योंकि भारत है ही कृषि प्रधान देश, भारत में 75% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है किस किस का, धरातलीय जल संसाधन हो चाहे वो भौम जल संसाधन हो, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है, कृषि में होता है। अब आंकड़े देखते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। देखो इसमें धरातलीय जल का 89% यूज़ होता है और भौम जल का 92% यूज होता है। यानी 89% की बात करें तो धरातलीय जल कृषि में यूज़ हो रहा है, कृषि में सिंचाई में यूज़ हो रहा है। भौम जल कितना हो रहा है, 92%, ठीक है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह का जल केवल 2% और भौम जल केवल 5% ही यूज़ होता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो भौम जल कितना होगा, 2% यूज़ होता है, और भौम जल 5% यूज़ होता है, जबकि धरातलीय जल कितना होता है, केवल और केवल 2%, ठीक है। आगे कहते हैं कि घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। घरेलू सेक्टर की बात करें ना तो धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है, क्योंकि सभी घरों में ट्यूबवेल थोड़ी खोदते हैं। अमूमन घरों में पानी तो नहरों से ही आता है ना, तो देखा जाए तो धरातलीय जल भौम जल से अधिक उपयोग होता है। कहाँ, घरों में, ठीक है। आगे कहते हैं कि कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है, फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टर में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। अभी तो क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा तो भारत औद्योगिक प्रधान हो जाएगा, यानी उद्योग यहाँ बहुत ज़्यादा लगेंगे, तो धीरे धीरे कृषि का क्षेत्रफल घटता जाएगा और उद्योगों का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा, जो जल का अधिक उपयोग होगा वो उद्योगों के अंतर्गत होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चैप्टर समझा होगा। अब अपने आगे करेंगे। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंचाई के लिए जल की मांग। कौन सा टॉपिक है, सिंचाई के लिए जल की मांग, ठीक है। यानी सिंचाई के लिए जल की मांग कहाँ है, कैसी है, कितनी है, इस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानिक सामयिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखो कृषि में सिंचाई तो आवश्यक होता ही होता है, और सिंचाई में मुख्य रूप से जल का प्रयोग होता है। कृषि में चाहिए होता है ना जल, मेनली सिंचाई के लिए चाहिए होता है, ताकि फसलों को सिंचित किया जा सके, उसको जल दिया जा सके, जिससे पैदावार हमारी अच्छी होती है। सभी फसल को सिंचाई की आवश्यकता तो होती ही होती है, ठीक है। देखो देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है। ज़्यादातर जो देश का भाग है ना वो वर्षा विहीन है, यानी हर क्षेत्र पे मानसून नहीं पहुंचता। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल सूखे हैं, तो वहाँ पर सिंचाई आवश्यक हो जाती है। नहरों के माध्यम से या भौम जल के माध्यम से वहाँ सिंचाई की जाती है, ठीक है, ठीक है। देखो उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार इसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर सिंचाई आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी खासी नहीं होती। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए शुष्क ऋतु में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन हो जाता है। अधिकांश भागों में क्या है कि न्यूनाधिक शुष्कता या ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, और कई बार शीत ऋतुओं में पाई जाती है, तो यहाँ पर वर्षा वगैरह नहीं होती है, इसलिए सिंचाई यहाँ आवश्यक हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, नहीं ये मैप वगैरह आप देख लीजिएगा, ये जो मैप दे रखा है ना अंडमान, 2 मिनट, ये मैप दे रखा है भारत में नदी बेसिन। नदी बेसिन यानी नदी बेसिन क्या होता है, नदी द्रोणी को कहते हैं, यानी एक नदी जिस जिस क्षेत्र का जल लाती है ना उसे नदी द्रोणी कहते हैं। जैसे ये आपको सिंधु का बेसिन दे रखा है, यानी इन इन राज्यों में सिंधु नदी जो है जल प्रवाहित करती है। गंगा बेसिन देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है, ये लूनी बेसिन हो गया, माही बेसिन हो गया, साबरमती बेसिन हो गया, नर्मदा बेसिन हो गया, तापी बेसिन हो गया, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, है ना, ये सब आप मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ वर्षा अच्छी खासी होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार में मानसूनी क्षेत्र हो गया, ठीक है। यहाँ मौसम में अवर्षा अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। देखो देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा अच्छी खासी मात्रा में होती है, ठीक है, लेकिन कई बार कुछ साल ऐसे आते हैं, मान लो ला नीना आ गया, किसी ला नीना तो हमेशा आता है, कई बार एल नीनो आ जाता है, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है, तो यहाँ के क्षेत्रों में फसलों को ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखनी पड़ती है कि अगर वर्षा ना हो तो हम फसलों को सिंचित कर सके, ठीक है। इसलिए फसलों की सिंचाई आवश्यक हो जाती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है, यानी कुछ फसलें जो होती हैं वो जल की उसकी अच्छी खासी मात्रा अच्छी होती है, लेकिन जल अगर नहीं होता तो हमें सिंचाई के माध्यम से उस फसल को जल देना होता है। उदाहरण के लिए चावल हो गया, गन्ना, जूट आदि को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल सिंचाई द्वारा ही ये संभव है। यानी वर्षा इतनी अच्छी मात्रा में नहीं हो सकती कि ये फसलें हमेशा जल से ढकी रहे, हमें यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है, ठीक है, चाहे वो वर्षा से अधिक वाला क्षेत्र हो या कम वाला क्षेत्र हो, ठीक है।
आगे देखो क्या कहता है कि सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है और ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि से ज़्यादा होती है। यानी बहुफसलीकरण देखो क्या होता है, एक स्थान पे अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना बहुफसलीकरण होता है, ठीक है। अच्छी खासी सिंचाई होती है तभी बहुफसलीकरण संभव है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कहता है कि सिंचित भूमि की उत्पादकता असिंचित भूमि से ज़्यादा होती है। यानी जिस भूमि को पर्याप्त रूप में जल संसाधन दिया जाएगा ना, तो उसकी उत्पादकता असिंचित भूमि से, यानी जहाँ पर जल की कमी होगी, से ज़्यादा ही हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात करता है कि फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक होती है और केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई थी। देखो हरित क्रांति कब आई थी? 1970-1960 के आसपास आई थी, ठीक है। यहाँ पर HYV बीज यानी अधिक उत्पादकता वाले गेहूं और चावल के बीज लाए गए थे। इन बीजों में क्या था, इनको ना अधिक कीटनाशक यानी ये खराब हो सकते थे, अधिक जल यानी अधिक सिंचाई की यहाँ आवश्यक होती थी, तो इसके कारण भी सिंचाई की मांग आगे बढ़ गई, क्योंकि ये नए जो अधिक उत्पादन वाले बीज थे इनको अधिक पानी चाहिए होता था, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्रफल का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है ना और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर जो टोटल निवल बोया गया क्षेत्र होता है, यानी जहाँ पे फसलें बोई और काटी जाती हैं, इसका 85% जो भाग है वो सिंचाई के अंतर्गत आता है। यानी 85% भाग सिंचित है, वर्षा पर निर्भर नहीं है, ठीक है। इन राज्यों में गेहूं चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। देखो गेहूं तो यहाँ प्राकृतिक रूप से कंडीशन है, लेकिन चावल जो है वो दक्षिण भारत की मुख्यतः फसल होती है, लेकिन उत्तरी भारत में केवल और केवल तभी उगाई जाती है, जैसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र होगा, अगर यहाँ पर पर्याप्त पानी इसको दिया जाता है, सिंचाई इसकी पर्याप्त तरीके से की जाती है, ठीक है। आगे कहता है कि निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब, 51.3% हरियाणा के कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित है। यानी जो पंजाब में सिंचित क्षेत्र है ना, लगभग 85% निवल बोया गया क्षेत्र का, उसका 76% कुओं द्वारा सिंचित है, ठीक है। और यही प्रतिशत हरियाणा में 50% के आसपास है, ठीक है। इससे ये ज्ञात होता है कि राज्य अपने संभावित भूमजल का एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, इससे राज्यों में भूमजल में कमी आ जाती है। यानी ये जो राज्य हो गए ना, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये भूमजल का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिससे भूमि का जो जल है, धरती का जो जल है वो कम हो जाता है, ठीक है। इन राज्यों में भूमजल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भूमजल स्तर नीचे हो गया है। वास्तव में कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, जिससे की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भागों में संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। यानी अगर भूमजल हम बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पर फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ जाता है, यानी फ्लोराइड की मात्रा जल में बढ़ जाती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो आपने सबने समझा होगा सिंचाई में जल का उपयोग कैसे होता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। जो कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, यहाँ ये वीडियो जो हम आगे करेंगे वो संभावित जल समस्या से करेंगे, ठीक है। तो 1-2 वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा, अच्छे से करवाऊंगा आपको, आप समझिएगा, रट्टाफिकेशन मत मारिएगा ना, रटने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। समझ समझ के ये चैप्टर कीजिएगा, मज़े मज़े में अपने चैप्टर करेंगे, डेप्थ में जा के अपने चैप्टर करेंगे। कोई अगर कमी पेशी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस तरीके से नहीं समझाएं, इस तरीके से समझाएं, सर ये टॉपिक रह जाता है, ये टॉपिक आप कवर करें, सर थोड़ा सिनेरियो ऐसा होना चाहिए। आप जिस प्रकार से बोलेंगे उस प्रकार से कर देंगे, क्योंकि पढ़ाने के 100 तरीके हैं मेरे पास, आप बस बताने वाले बने, ठीक है। तो धन्यवाद, टेक केयर।